से आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी टीचर सुदेश शास्त्री, ओशियन ऑफ नॉलेज पर। आज हम नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। हमारा टॉपिक है समास। समास एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी कम होती हैं। क्योंकि समास एक विशिष्ट स्थान रखता है हिंदी व्याकरण में। और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, समास का कक्षा के आधार पर स्तर भी बढ़ता जाता है। तो जैसे 10वीं तक की कक्षाओं में और सीईटी, सीटेट और एचटेट, इन सब में व्याकरण का टॉपिक समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से इस टॉपिक को समझने वाले हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामासिक पद क्या होते हैं, समस्त पद क्या है, समास के कितने भेद हैं। हम सारे के सारे टॉपिक को सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको पेशेंस के साथ ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि आज हम जितने भी प्रश्न सोल्व करेंगे, जितने भी समास के प्रश्न बनते हैं, मैंने पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मन चाहा जो टॉपिक है वो मन चाहे सॉल्यूशन के हिसाब से मिलने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं समास की तरफ। अब समास का जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समास शब्द देखिए। पहले समास होता क्या है एक्चुअल में। तो हम जब समास के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको शब्द के अर्थ के आधार पर उसकी डेफिनेशन बनाना सिखाती हूँ। तो ध्यान देना है कि समास एक्चुअल में है क्या, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जब हम समास शब्द का विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसका तो सम प्लस आस बनता है। सम एक उपसर्ग है और आस संस्कृत की अस धातु से आस बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बैठना, पास में आकर के बैठना। और सम उपसर्ग का अर्थ है आसपास या पास पास। सम आस यानी कि पास में आकर के बैठ जाना। शब्दों का पास में आकर के बैठ जाना और एक पद बना देना, एक समस्त पद बना देना, छोटा रूप बना देना समास कहलाता है। तो क्या हुआ, हमारी समास की डेफिनेशन क्या बनी इसमें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक पद बनता है, संक्षिप्तीकरण जो होता है, उसे हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, छोटा करके लिख देना, समास कहलाता है। अब समास समस्त पद, अभी हमने जिक्र किया ना कि समस्त पद बना देना। तो समस्त पद होता क्या है एक्चुअल में। समस्त पद का एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है, सामासिक पद। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि समस्त पद का अन्य या दूसरा नाम क्या है, तो सामासिक पद। तो ध्यान रखना है। अब समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ध्यान दीजिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, पाठशाला। कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप, पाठशाला। अब इस पाठशाला शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो बनता है पाठ के लिए शाला। अब जब हमने इसका विग्रह किया तो ये जो बीच में दो शब्द हैं, ये अन्य अलग से दो शब्द आ गए। पाठशाला था तो पाठ के लिए शाला। दो या दो से अधिक शब्द हो गए और जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। अब ये क्या है, के लिए। आपने कारक पढ़े होंगे, संप्रदान के लिए, कारक का चिन्ह है, संप्रदान एक भेद है कारक का, तो उसका एक चिन्ह है। तो हम यहाँ कारक चिन्ह नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर समास पढ़ रहे हैं तो इसका अन्य नाम बोलेंगे परसर्ग। ध्यान रखना है आपको कि परसर्ग बोलेंगे, ना कि कारक चिन्ह कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब ये इसको हमने खोल करके लिख दिया तो क्या बन गया, समास का विग्रह। अब ये बन गया हमारा विग्रह है। ठीक है, और जब हम इसको इकट्ठा कर देते हैं तो बन जाता है हमारा सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, अब देखिए कि जब हम समास पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कहा ना अभी की प्रतियोगिता परीक्षा की मैंने देखा था कि पीछे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। एक तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपको समास का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। अब
हम आगे चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि किन पदों के निर्माण से समस्त पद बनता है। किन किन पदों से समस्त पद का निर्माण होता है। पूर्व पद और उत्तर पद से समस्त पद का निर्माण होता है। दो क्वेश्चन हमारे पुट हो गए हैं। वैसे तो हमारे कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन दो क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी जस्ट में देखे थे, तो दो क्वेश्चन वहां से तो सीधे से यहाँ से उत्तर मिल गया कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास का विग्रह क्या है, और सामासिक पद का अन्य नाम क्या है, समास में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम करते हैं कि समास को कितने भागों में बांटा गया है। पहली चीज देखते हैं कि जब हम समास पढ़ते हैं, कि मैंने कई जगह देखे कि समास के सीधे से 6 अर्थ भेद बता करके और एक्सप्लेन कर देते। नहीं, आपको जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में समास की डीपली नॉलेज नहीं होगी तब तक उससे संबंधित आप प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। ये अभी हमने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स किए हैं जिनके आधार पर आपके जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। हम विग्रह करते हैं, ये विग्रह के आधार पर होते हैं कि विग्रह के आधार पर समास के दो भेद होते हैं। क्वेश्चन बन गया ना कि विग्रह के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, लौकिक समास और अलौकिक। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया जो समास हम लोक में इस जगत में लोगों के हिसाब से जिनको विग्रह करते हैं, और अलौकिक हो गया जो व्याकरण की दृष्टि से जिनका विग्रह करते हैं वो समास। ठीक है, अब व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत में तो हम पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत से निकली हुई भाषा ही हम पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा। अब व्याकरण की दृष्टि से ये हम नहीं पढ़ते, ये संस्कृत में है, और लेकिन अब हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, लौकिक समास करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि वास्तव में समास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि समास के वास्तव में कितने भेद होते हैं और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। जो बच्चे जितना डीपली जानने की कोशिश करेंगे वो मेरी वीडियो छोड़कर जा ही नहीं सकते। देखिए, समास का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण जो किया है कि कितने आधारों पर वर्गीकृत हैं, 3 आधारों पर। नंबर 1 पद के आधार पर, नंबर 2 मूल भाषा के आधार पर। अब मूल भाषा हमारी क्या है, संस्कृत। ठीक है, और तीसरा है आपका हिंदी। हिंदी में समास के भेद कैसे अलग अलग, देखो पद के आधार पर समास के भेद 4 किए जाते हैं। पद के आधार पर समास के भेद 4 किए जाते हैं। मूल भाषा के आधार पर समास के भेद 5 किए जाते हैं, और हिंदी भाषा में समास के भेद 6 होते हैं। अब ये आपको क्लियर हुआ कि समास का के भेद किन आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं और किस किस आधार पर समास के कितने कितने भेद हैं। अब इनको हम डिटेल में जानते हैं कि जैसे पद के आधार पर संस्कृत के समास के कितने भेद हैं। पद के आधार पर समास के 4 भेद हैं। अब कौन कौन सा, कितने पद हैं हमारे, कितने पद हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरा जल्दी से लिख दीजिए कि कितने पद हैं। पदों के आधार पर तो कितने हुए, शाबाश जल्दी से लिखो। अब हमारे पद है 2, पूर्व पद, उत्तर पद। अब पूर्व पद के आधार पर एक तो भेद हो जाएगा पूर्व पद के आधार पर, ठीक है, और फिर दूसरा हो जाएगा उत्तर पद के आधार पर, तीसरा हो जाएगा उभय पद के आधार पर या दोनों पदों के आधार पर, और चौथा हो जाएगा जिसको कहते हैं
अन्य पद के आधार पर। अन्य पद कौन सा? ना ही तो जिसमें उत्तर पद होता है और ना ही जिसमें पूर्व पद होता है। अब इनके भेद कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। पूर्व पद के आधार पर समास का एक भेद होता है, वह होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास, पूर्व पद के आधार पर समास का भेद होता है अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद में होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो वहां तत्पुरुष समास होता है। और उत्तर पद की प्रधानता में फिर दो समास बन जाते हैं। एक तो बनता है कर्मधारय और दूसरा बन जाता है द्विगु समास। उत्तर पद की प्रधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदों के आधार पर समास के भेद। एक प्रतियोगी परीक्षा में आया था कि उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है। और फिर है उभय पद, दोनों पदों के आधार पर, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, ऐसा कौन सा है? ऐसा है हमारा द्वंद्व समास। और अन्य पद में कौन सा आ गया? बहुव्रीहि समास, कि इसमें ना ही तो उत्तर पद प्रधान होता और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। सॉरी, यहाँ बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो ये है हमारा पदों के आधार पर समास के भेद। फिर से देख लीजिए, पदों के आधार पर यानी कि पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास, उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और उभय पद, दोनों पदों के प्रधानता के आधार पर केवल द्वंद्व समास है। और इसी तरीके से फिर हमारा आ जाता है अन्य पद की प्रधानता के आधार पर। अन्य पद कौन से पद? जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो, जिसमें पहला और दूसरा पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना हो, तो कोई अन्य पद प्रधान हो, तो उसमें बहुव्रीहि समास आ जाता है। फिर हमारा दूसरा है मूल भाषा के आधार पर समास के भेद। अब मूल भाषा के आधार पर समास के भेद होते हैं। पहला तो होता है केवल समास, केवल समास। दूसरा होता है अव्ययी भाव समास। तीसरा होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के यहाँ दो भेद हो जाते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ध्यान देना है, समानाधिकरण और व्याधिकरण क्या होते हैं? समानाधिकरण में समास के भेद बन जाते हैं दो, जैसा कि अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास, ये दो भेद बन जाते हैं। और व्याधिकरण में जितनी भी कारक के प्रसर्ग हैं, कारक, आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, तो कारक के प्रसर्ग हैं, उनमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे, यानी कि कर्ता छोड़ दिया और संबोधन छोड़ दिया, तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक 6 भेद हो जाते हैं। पहला है कर्म, दूसरा कर्ण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा बन जाता है हमारा अधिकरण। ये हमारे व्याधिकरण के आधार पर भेद होते हैं। फिर चौथा भेद होता है हमारा द्वंद्व समास और पांचवा बन जाएगा बहुव्रीहि। तो ये थे मूल भाषा यानी कि संस्कृत भाषा के आधार पर समास के 5 भेद। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हिंदी भाषा में समास के भेद।
हिंदी के आधार पर समास के भेद अब हम करेंगे। अब ध्यान से देखना है कि हम देखो है तो जब हमने पहले जो चीजें समझ ली तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास क्या है, इस शब्द को समझो, अव्यय जैसा भाव पैदा कर देना। इसका लक्षण है कि पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि प्रति, यथा, अनु, और पूर्व पद में कोई अव्यय या कोई उपसर्ग मिलेगा। तीन लक्षण होते हैं, प्रतिदिन, यथामति, अनुभव, इनसे आप समझ सकते हैं। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और तत्पुरुष समास में यहाँ पर कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक सारे के सारे परसर्ग जब हम विग्रह करते हैं तो सारे के सारे परसर्ग इसमें, किसी में कुछ कौन सा, किसी में कोई ऐसा परसर्ग इसमें लगता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, अब इसमें लग जाएगा राजा का, तो ये परसर्ग क्या विग्रह करेंगे तब लगेगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो ये हमारा क्या हो गया, परसर्ग के आधार पर हो गया। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ध्यान देना है कि परसर्ग लगते हैं, कारक के जितने भी आपने भेद पढ़े हैं उनमें से कर्म से लेकर के अधिकरण तक इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिक संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष विग्रह हुआ, का के की संबंध में आता तो संबंध तत्पुरुष हुआ। यहाँ कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि में और पर अधिकरण परसर्ग की निशानी है। फिर है कर्मधार्य। कर्मधार्य धारण किए हुए है जो, किसको, अपनी एक विशिष्टता को, किसी कर्म काम अर्थात कोई एक अपनी विशिष्टता को धारण किए हुए है। अर्थात इसमें जो पद होते हैं कि पहले वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, नील गाय, नीली है जो गाय, यानी कि विशेषता बताई है। गाय की विशेषता है कि वह नीली है और आत्मा कैसी है, वह महान है। ठीक है, इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय मिलते हैं। फिर है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, और जब हम विग्रह करते हैं तो समाहार या समूह का वर्णन किया जाता है। जैसे पंचवटी, पहला पद संख्यावाची और वटी, 5 वटों का समूह। द्विगु, अब द्विगु शब्द अपने आप में ही द्विगु समास है, 2 गायों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार। फिर है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, द्वंद्व जोड़े में होता है द्वंद्व का अर्थ। तो द्वंद्व लाभ हानि, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। योजक चिन्ह की 2 शब्द जो अपनी प्रधानता को स्पष्ट करते हैं, दोनों के दोनों पद प्रधान है, उतनी ही वैल्यू है दोनों की, और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। लाभ हानि, लाभ और हानि, दही बड़ा, दही और बड़ा, हार जीत, हार और जीत, यानी कि जब योजक चिन्ह को हटा देंगे और तथा अथवा लगा देंगे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि यहाँ पर ना ही तो उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, और किसी अन्य पद की प्रधानता के कारण बहुव्रीहि समास बन जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, किसी अन्य की ओर इशारा किया। पंकज, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। चक्रपाणी, की हाथ में चक्र है जिसके अर्थात विष्णु भगवान। तो ये हमारे उदाहरण थे। और एक बात और विशिष्ट ध्यान देने योग्य है, अंत में मैं आपको एक चीज अच्छे से समझाना चाहूंगी कि मैंने कहा था वीडियो स्किप नहीं करनी है, लास्ट में आपको ट्रिक दे करके जाऊंगी। एक ट्रिक है आपके लिए कि समास हमेशा विग्रह पर डिपेंड करता है, विग्रह पर ध्यान देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका विग्रह करते हैं, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, तो हमारा बन जाएगा बहुव्रीहि। तो विग्रह पर ध्यान देना है। ऐसे ही दही बड़ा में अगर यहाँ पर योजक हटा करके इकट्ठा आ जाए तो दही में डूबा बड़ा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाएगा। ऐसे ही कर्मधार्य में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर है, पीला है जो वस्त्र, तो बन जाएगा कर्मधार्य। और अगर विग्रह करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी कि बहुव्रीहि समास का कर्मधार्य के साथ, द्विगु के साथ, बहुव्रीहि समास का कंपैरिजन इसमें होता है। तो वहां कंपैरिजन हम कहाँ देखते हैं कि हमारा कोई गलत ना हो जाए, तो हमें विग्रह को देखना है, और हमारा विग्रह कैसा है उसके आधार पर हमें समस्त पद को चिन्हित करना है। मान लिया कहीं पर विग्रह दे दिया हो और समस्त पद दे रखा है, तो आप विग्रह पर फोकस करेंगे, वहां पर विग्रह के आधार पर समास का सामासिक पद समस्त पद बनता है।
ध्यान देना है। ये थी आपकी ट्रिक, जो मतलब समास को पढ़ेगा इस ट्रिक के सहारे आप कभी भी आपका समास गलत नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ आपको समास का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। धन्यवाद।